गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनीज एक्ट एंड डेप्रिसिएशन। यानी कि पहले हमने कल जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था डेप्रिसिएशन एंड द ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ऑडिटर किस तरीके से हेल्प करता है डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने में। और डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट होता है तो कैसे कैसे हेल्प की, ये आप अच्छे तरीके से देख के आओ। जो रेगुलरली वीडियो देख रहा हूँ उनको तो सब पता चला कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही मैं शुरू हो जाती हूँ तो आपको पता होता है कि जो मैं कर रही हूँ। अगर आप रेगुलरली नहीं देख रहे हो तो जाहिर सी बात है एक जो लिंक होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ लास्ट वीडियो का। उसके बाद आप उसको जैसे ओपन करोगे उसके नीचे अगला लिंक मिलेगा। अगर आपको ऐसे इजी होता तो आप ऐसे कर लीजिए, वरना आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, आप जाइए और ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट में से आराम से वीडियो जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा आप इजीली देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो हो चुकी है मेरी, तो जाहिर सी बात है आपको, मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा टॉपिक कभी बचा होगा कि जो मैंने नहीं कराया होगा, और जो नहीं कराया वो मैं करा रही हूँ अभी। ठीक है, लाइन वाइज अभी मैं लगी हुई हूँ तो आप आराम से देखते रहिए। ठीक है जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कंपनीज एक्ट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, कंपनी एक्ट, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वो क्या कहता है वो आज हमने देखना है। कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 123 है ना वहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ कह रखा है। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन। वहाँ पे कह रखा कि हर एक कंपनी के लिए ये बात कंपल्सरी है कि वो डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड कराएगी। दिस कैन बी रिलैक्स्ड ओनली व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड द सेम इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट। कहते हैं इसको केवल हम तभी रिलैक्सेशन दे सकते हैं, यानी डेप्रिसिएशन को केवल तभी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट अलो कर दे किसी पर्टिकुलर कंपनी को पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी उसकी लगता है कि डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात अलो कर देती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात बोल देती है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हम ये बात मान लेंगे कि उसको रिलैक्सेशन दी जाएगी। वरना हर एक कंपनी के केस में जो हमारा डेप्रिसिएशन लगाना होता है वो कंपल्सरी होता है। ए कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। एक कंपनी जो होगी जब भी अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, केवल तभी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब उसने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर लिया हो। यानी पहले वो डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करेगी, उसके तुरंत बाद वो डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट, डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कहते हैं जो डेप्रिसिएशन है ना सेक्शन 123 के अंडर इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। अब किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है आप एक एक पॉइंट पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट में कहता है अप टू लिमिट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट। कहता है जितनी सेक्शन 123 के अंदर जो भी लिमिट स्पेसिफाई कर देना वहां तक ही डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड कहता है 95% ऑफ द वैल्यू ऑफ एवरी डेप्रिशिएबल एसेट is divided with its estimated useful life in order to determine the yearly depreciation। जो 95% होती है डेप्रिशिएबल एसेट्स की वैल्यू, मतलब कि जो जिस एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो ना उसकी 95% जो वैल्यू है उसको हम बांट देते हैं कि मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इसकी बाई चांस 10 साल है, तो कहते हैं उसकी जो 95% वैल्यू आई उसके अंदर उसका ईयरली डेप्रिसिएशन बांट दिया जाता है। मतलब कि हमें लगता है जो एक एसेट है वो 10 साल तक चलने वाला है, ठीक है, तो हम उसका पहले हम ये बात मान के चलेंगे कि वो जो हमारा मतलब कि जो एसेट है वो मतलब कि 9 साल चलने वाला है, 9 साल कुछ महीने, यानी कि 95% उसका बांटेंगे, मतलब उस वैल्यू का बांटेंगे। जो वैल्यू है अगर 1 लाख रुपए की तो उसको 95,000 उसको वहां पे ट्रीट करेंगे, और अगर वो 10 साल तक चलने वाला है तो 95,000 को 10 साल में डिवाइड कर देंगे और डेप्रिसिएशन हर एक ईयर में उसका लगता रहेगा, मतलब ईयरली वाइज लगता रहेगा। क्या करना है, 1 लाख का आपका एसेट है जिसपे आपने एसेट लगाना है, डेप्रिसिएशन जिसपे लगाना है, उस 1 लाख का यानी अगर हम 95% करेंगे तो कितना आ जाएगा 95,000। उस 95,000 को अगर बाय चांस 10 ईयर उसकी यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ है तो उसके साथ 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 9,500। तो वो एवरी ईयर उसका डेप्रिसिएशन होगा और हर साल एसेट्स में से, बैलेंस शीट में तो हम फिक्स एसेट्स में से लेस करेंगे और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड हम एक्सपेंस को शो कर देंगे कि डेप्रिसिएशन 9500। ठीक है, एवरी ईयर हमने ये काम करना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कहता है एनी अदर मेथड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 95% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिटर्न ऑफ ओवर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। और कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर रखा कि भाई 95% को ही रखना है एसेट्स की वैल्यू को, तो कहते हैं इसको राइट ऑफ करना भी जरूरी है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में कि कितने टाइम पीरियड के अंदर उस डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर देना है। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट
as shown in the book of the company on the enforcement of this act or the year ending immediately thereafter and at the end of each successive year। कहते हैं जब भी हम यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना चाहिए हमें, किस तरीके से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करें उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे, यानी मतलब एसेट की उस वैल्यू को हम लें जो हमारी बुक्स ऑफ कंपनी के अंदर रिकॉर्ड है, ठीक है। यानी जो भी हम जिस एसेट की हमने वैल्यू निकालनी है डेप्रिशिएशन की, तो उसको हम लेंगे जो बुक वैल्यू है कंपनी के अंदर, यानी कंपनी के अंदर जो बुक्स बना रखे हैं उनके अंदर जो वैल्यू है उसको हम उठाएंगे, ना कि मार्केट वैल्यू को लेंगे। और यानी उसके ऊपर एक्ट एनफोर्स किया जाना चाहिए। और ईयर एंडिंग कौन सा होना चाहिए? इमीडिएटली देयर आफ्टर एंड एट द एंड ऑफ ईच सक्सेसिव ईयर। हर एक सक्सेसिव ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन जो है लगाते चलेंगे। डेप्रिसिएशन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स एक्ट 1922 और द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। इसके अंदर जितने भी रूल्स वगैरह दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड इन दिस मेथड में ऑल्सो इंक्लूड एक्स्ट्रा एंड मल्टीपल शिफ्ट अलाउंसेस। जो अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन का इसके अंदर और भी जो एक्स्ट्रा और मल्टीपल शिफ्ट अलाउंसेस है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। हाउएवर इट कैन नॉट इंक्लूड स्पेशल डेप्रिसिएशन, लेकिन इसके अंदर स्पेशल डेप्रिसिएशन, इनिशियल डेप्रिसिएशन और अदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किए जाते। वेदर और नॉट द सेम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्ट, चाहे वो रिकॉग्नाइज कर रखे हैं कि इस सेम एक्ट के अंदर, चाहे वो रिकॉग्नाइज नहीं है इनकम टैक्स के अंदर, चाहे वो आते हैं या फिर नहीं आते इस एक्ट के अंदर, लेकिन ऐसे इनको स्पेशल डेप्रिसिएशन, इनिशियल डेप्रिसिएशन और किसी अदर टाइप के डेप्रिसिएशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्स्ट्रा और मल्टीपल शिफ्ट अलाउंसेस है तो हम उसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। अब हमने जो ये बातें पढ़ी, अब इसके फेवर में कुछ बातें होंगी, कुछ इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। कहते हैं डेप्रिसिएशन मत लगाओ, क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन लगाने की? तो कहता है हमने कहा आप किस बिहाफ पे ये बातें बोलो कि डेप्रिसिएशन मत लगाओ? कहता है हम बताते हैं किस बिहाफ पे बोल रहे हैं। Sometimes directors do not charge depreciation and put the following arguments against it। कई बार होता है डायरेक्टर्स डेप्रिसिएशन नहीं लगाते और फिर कहते हैं देखो हमारे आर्ग्यूमेंट्स ये, हम कह रहे हैं हमने इसलिए नहीं लगाया। हमने पूछा क्यों नहीं लगाया? फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं इन द करंट ईयर adequate amounts were spent on repair and renovation of the asset which has improved the condition of the asset and hence there is no need to charge depreciation on them। तो कहता है कि हमने ना इसी साल, जिस साल आप बात कर रहे हो ना हमारी कि हम आप डेप्रिसिएशन लगाए, इसी साल में हमने एसेट्स को रिनोवेशन के लिए और रिपेयर पे बहुत ज्यादा खर्चा लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो डेप्रिसिएशन किस अमाउंट का लगा है? हमारे जो एसेट्स की वैल्यू हमारी गिरी है उसको हमने रिपेयर करा लिया है, रिन्यू करा लिया एसेट को। तो अब कौन सी बात आके पड़ती है कि हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, हमने इसलिए नहीं लगाया। पहला रीजन दिया हमने, कहा ओके। दूसरा रीजन कहते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं लगाया सिंस एडिक्वेट डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन पास्ट। पिछले सालों से हम यार हर बार 10,000 काटते जा रहे हैं उस एसेट का, तो कहते हैं अब की बार हमने नहीं लगाया। देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इन द करंट ईयर। ठीक है जी, हमने इसका ये आर्ग्यूमेंट सुना। थर्ड पॉइंट में कहता है ड्यू टू inadequate profits of the company it is not possible to provide depreciation in the current year। कहता है हमारे पास ना इतना अमाउंट का प्रॉफिट से नहीं हुआ कि हम क्या कर सके, हम डेप्रिसिएशन लगा सके करंट ईयर में, इसलिए हमने नहीं लगाया। फोर्थ में कहते थे मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज क्वाइट हाई। मार्केट वैल्यू जो एसेट को बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू इट्स बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके देखें, हैंस इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, इसीलिए जरूरत नहीं है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की। आप कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट फॉर या फिर फेवर में, जो डेप्रिसिएशन के फेवर में है, डेप्रिसिएशन के लिए आर्ग्यूमेंट्स है, उनको कहता है। सबसे पहले कहता था ऑडिटर शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद द अबव एग्रीमेंट्स। अब ऑडिटर कहता है कि मैं आपकी इन बातों से सेटिस्फाई नहीं होने वाला। हैज द रिलेटेड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आर एज फॉलोज। तो कहता है, अब ऑडिटर कहता है आपने जो ऊपर एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं ना कि डेप्रिसिएशन हम इसलिए नहीं लगा रहे, अब एक की क्लैरिफिकेशन सुनो। पहली बात आपने बोली कि जो डेप्रिसिएशन हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि रिपेयर्स पे और रिनोवेशन पे पहले बहुत ज्यादा हमारा खर्चा आ गया, हम करंट ईयर में कर चुके हैं। तो कहते हैं ऑडिटर इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ द एसेट सिंस नॉट डूइंग सो विल क्रिएट हिंड्रेंसेस इन यूटिलाइजिंग द एसेट। कहता है अगर आप ऐसा नहीं करते जैसा आपने किया, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन पे खर्चा लगाया, तो क्या होता, एसेट्स को यूटिलाइज करते टाइम आपको बाधाएं आती, आपको हिंड्रेंसेस फेस करनी पड़ती। Adequate repairs and renovation does increase the lifespan of the asset but does not make it everlasting। अगर आपने रिपेयर्स और रिनोवेशन कराया ना तो उसकी वजह से एसेट की लाइफ स्पैन तो बढ़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा।
Hence it is necessary to provide depreciation. तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप डेप्रिसिएशन लगाओ. आपने कराई है ना, जो आपने एसेट्स की टूट फूट ठीक कराई है, तो आपने इसलिए कराई है कि आप इसको अब फिलहाल के लिए यूज में ले सको. लेकिन हम जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ना, वो इसलिए लगा रहे हैं कि जब लास्ट टाइम यानी 10 साल बाद जब ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो उसके बाद आप एकदम से रिप्लेस कर सको, है ना. तो कहता है एवरलास्टिंग नहीं चलेगा, एसेट की लाइफ स्पैन तो बढ़ जाएगी कि आज के आज आपको बंद नहीं करना पड़ेगा रिपेयर्स वगैरह की वजह से. सेकंड कहता है डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस फॉर यूजिंग एन एसेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. Hence it is necessary to provide for depreciation in every financial year. This is not linked in any way with the depreciation charged in previous year. आपने जो कह दिया ना कि प्रीवियस ईयर में हमने बहुत सारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो चार्ज कर लिया, तो इस साल हम नहीं दे रहे, तो कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उस एसेट्स पे और स्पेसिफिक पीरियड पे. जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बांट के दिखाया था. एक मेथड ये भी होता है ना कि 75,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दे तो 75 मतलब कि 7,500 हर साल देना है. तो कहता है वो हर साल देना है, एवरी फाइनेंशियल ईयर का है वो. ये नहीं कि पिछले सालों से. उसका क्या लिंक है भाई डेप्रिसिएशन का? आप कह रहे हो पिछले साल हम बहुत दे चुके, डेप्रिसिएशन लगा चुके, ठीक है. ओके जी. थर्ड पॉइंट में कहता है since depreciation is also a kind of expense, hence it should be shown in the profit and loss account even if the profit decrease even further. Secondly, a dividend is distributed without providing for depreciation, that it would amount to distribution of capital as dividend. Hence, it is necessary to provide for depreciation only then the true profit can be estimated. आपने कह दिया कि हमारे भाई लॉसेस हो रहे हैं इसलिए हम क्या नहीं दे सकते, हम डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, लॉस हो जाएंगे अगर हमने डेप्रिसिएशन दिया. तो हमने कहा डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है. अगर आप उस एक्सपेंस को ही नहीं दोगे तो आपने जो प्रॉफिट्स निकाला है वो ट्रू आएगा ही नहीं. अगर आपका प्रॉफिट्स ट्रू नहीं आया तो इट मीन्स बिना डेप्रिसिएशन दिए आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते. आपने डेप्रिसिएशन लगाया नहीं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इट मीन्स कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. तो कहता है इसलिए आपको जरूरी है कि आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाओगे. ओके जी. फोर्थ आर्ग्यूमेंट में कहता है एसेट्स आर नॉट परचेज फॉर रीसेल. आपने जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट दिया था ना कि हमारे जो एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है और बुक वैल्यू में हमने बहुत कम पे रिकॉर्ड कर रखा है. तो कहते हैं एसेट्स जो होते हैं ना, आपने जो फिक्स एसेट्स परचेज किए वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदे हैं कि आपको क्या करना है, उनको रीसेल कर देना है. Hence, while calculating depreciation on fixed assets, the market value of assets is not taken into consideration. तो मार्केट वैल्यू का तो कोई तुक ही नहीं बनता, वो कंसिडरेशन में लेनी ही नहीं है. Also, an increase in the market value of an asset does not increase its lifespan. और कहता है अगर आपने ऐसा कर भी दिया कि मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर दी तो इसका ये मतलब थोड़ा ना उसकी लाइफ स्पैन इंक्रीज होगी. और डेप्रिसिएशन ओनली कंसर्न विद द लाइफ स्पैन ऑफ द एसेट एंड नॉट इट्स मार्केट वैल्यू. As it is necessary to provide for depreciation. इसीलिए जरूरी हो जाता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, क्योंकि मार्केट वैल्यू से इसका कोई लिंक नहीं है एसेट्स का कि अब आप बेच के थोड़ी ना आओगे कि बढ़ गई तो जाओ बेच आते हैं, ठीक है. लाइफ स्पैन से रिलेटेड होता है कि कितने लंबे समय तक हमारा एसेट चलने वाला है, उसके बाद हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन जो है लगाते हैं, ठीक है. तो क्लियर हुआ. आज हमने किया कंपनी एक्ट एंड डेप्रिसिएशन, फिर हमने उसके फेवर में और अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन के में जो भी पॉइंट्स थे वो हमने आज क्लियर किए, और डेप्रिसिएशन का यहीं पे हमारा टॉपिक जो है ओवर होता है. होप यू लाइक इट. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe. Preeti Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching.